तू बस अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना ही है कदम तो आगे की ओर रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। अगर देखना ही है सपने तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू बस अपने अंदर के जुनून की चिंगारी को भड़का ले, जलने के लिए लोग हैं ना। तू सवार ले खुद को आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। कभी बच्चा बनकर भी रह लिया कर, समझदार बनाने के लिए लोग हैं ना। अरे तू कुछ करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज के श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के श्रृंखला में हम लोग लगभग कांग्रेस को पढ़ रहे थे और कांग्रेस के लगभग 3 पार्ट आ चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से उसमें नोट्स भी करवाया गया है। और जब ये कांग्रेस का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका नोट्स भी मिल जाएगा। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो सारा नोट्स मिल जाएगा आपको, है ना। ये लगातार श्रृंखला है, इसमें कभी भी बीच नहीं हो रहा है, कभी भी गैपिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, है ना। आप अगर तैयारी करना चाहें तो एक ऑफलाइन कक्षाओं के जैसा फील लेकर आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। आज देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के उसी कड़ी में हम लोग पढ़ रहे थे नरमपंथी नेताओं के बारे में, और उसी कड़ी में हम लोग कांग्रेस के कुछ और नरमपंथी नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। एक पार्ट और आएगा इसका, है ना। तो उन नरमपंथी नेताओं में देखिए आज हम लोग किन किन के बारे में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। सरोजनी नायडू के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग, एनी बेसेंट के बारे में चर्चा करेंगे, महामना मदन मोहन मालवीय के बारे में चर्चा करेंगे और एओ ह्यूम के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर बात कर ले कि गर्मपंथी और नरमपंथी का, तो गर्मपंथी मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में झारखंड सीरीज का भी प्ले लिस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का भी प्ले लिस्ट है, आप जाकर वहाँ क्लिक कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, है ना। अब आइए हम सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ें, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें और बेहतरीन तरीक़ा से आप नोट्स बनाते चलिएगा और बहुत बेहतर आपका ये तैयारी हो जाएगा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। बात करें अगर सरोजनी नायडू की, तो देखिए इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कवित्री थी, इसलिए इनको भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था दोस्तों, है ना। जन्म से ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो इनकी उपाधियां हैं, जो इनके कैरेक्टर हैं, जो इनकी क्वालिटीज़ है, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सरोजनी नायडू से, है ना। तो देखिए 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ। इन्हें भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन करने की बात नहीं है दोस्तों, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है और भारत कोकिला हमारे सरोजनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बेहतर तरीक़ा से याद रखना है। कई बार लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, भाई क्या ये कोई गायिका थी क्या? नहीं, ये गायिका नहीं थी, प्रसिद्ध कवित्री थी। कविता बोलने का इनमें कला बड़ा बेहतर था और ये कविता करती थी बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। इसीलिए इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है या तो फिर भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में देखिए कहा जाता है कि इनका सबसे प्रसिद्ध जो कविता था वो लेडी ऑफ द लेक था। याद रखना है, सबसे प्रसिद्ध कविता लेडी ऑफ द लेक। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लेडी ऑफ द लेक किसने लिखा, है ना। लेडी ऑफ झील की स्त्री, लेडी ऑफ द लेक किसने लिखा, तो लेडी ऑफ द लेक सरोजनी नायडू ने लिखा था। और इनकी एक कविताओं की संग्रह है, समझिए जैसे पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है ना दोस्तों, उसी प्रकार से कविताओं की एक संग्रह है इनकी, जिसका नाम है
गोल्डन थ्रेशोल्ड, क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन थ्रेशोल्ड किनकी कविताओं के संग्रह को कहा जाता है, तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है वो इन्हीं की कविताओं के संग्रह को कहा जाता है। दोस्तों आप बहुत बेहतर तरीका से इसको याद करें और अच्छा से इसका मनन करें, है ना। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को, आपको यहाँ पर याद रखना है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था, तो सरोजनी नायडू ने कहा था। और सरोजनी नायडू के बारे में देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी निकल कर आता है कि महात्मा गांधी जब दांडी यात्रा को जा रहे थे, नमक के विधि को तोड़ने के लिए जा रहे थे 6 मार्च को, 6 अप्रैल का बात करते हैं, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को वो दांडी पर पहुंचे थे गुजरात में। तो उस समय महात्मा गांधी को विधि भंजक इन्होंने ही कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था कि विधि भंजक आइए आपका स्वागत है। विधि भंजक का मतलब नियम को तोड़ने वाले, कानून को तोड़ने वाले, आइए आपका स्वागत है। बताइए, महात्मा गांधी को बोल रहे विधि भंजक आइए आपका स्वागत है ना। किसने कहा था महात्मा गांधी को विधि भंजक? विधि भंजक देखिए ये कोई व्यंग नहीं था दोस्तों। विधि भंजक का अर्थ हुआ कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को यह समय दिया था कि अगर आपने इन 11 मांगों को नहीं माना, जिसमें नमक की भी मांग थी, नमक पर टैक्स लगता था। अब बताइए बेचारा गरीब है या अमीर है, वो भी तो नमकों पर टैक्स देवे न करेगा दोस्त, है ना। इसलिए नमक पर टैक्स लगाना कोई सही चीज़ नहीं था और इसीलिए इन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने नहीं माना और जिसके कारण इनको नमक को बनाकर और कानून तोड़ना पड़ा दांडी के तट पर, है ना। इसलिए जब ये दांडी के तट पर नमक बनाने के लिए पहुंचे इलीगल तरीके से, तभी सरोजनी नायडू ने हंसते हुए कहा कि विधि भंजक आइए आपका स्वागत है, यानी नियम को तोड़ने वाले आइए आपका स्वागत है। बताइए, जिससे सारी नियमें बनती हैं, जिसका अहिंसा का मार्ग था, नियम कानून अगर कोई सीखे तो महात्मा गांधी से सीखे, उसको सरोजनी नायडू ने विधि भंजक बोला, नियम को तोड़ने वाला, है ना। ये कोई मतलब कि व्यंग्यात्मक चीज़ नहीं था, ये हंसी मजाक में बोल दिया गया था, याद रखना आपको, है ना, कि महात्मा गांधी को विधि भंजक इन्होंने ही कहा था। देखिए, ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, आपको बताया। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। दोस्तों आपको बहुत अच्छा से यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने बताया है आपको कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। इनका निधन 2 मार्च 1949 को हो गया सरोजनी नायडू से। अब देखिए, सरोजनी नायडू का जीवन स्वतंत्रता के बाद भी रहा और सरोजनी नायडू का संबंध बड़ा अच्छा था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब से, है ना। बड़े अच्छे करीबी माने जाते थे सरोजनी नायडू पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसीलिए इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल या उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी भी राज्य में, भारत में बनने वाले किसी भी राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की बनी थी। अच्छा से नोट्स करते चलिए और बेहतर तरीके से इसको बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आगे जानते हैं हम लोग एनी बेसेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, एनी बेसेंट के बारे में जानने से पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो रही कांग्रेस की, लेकिन एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी और ना ही भारतीय मूल की थी। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई थी। अगर आयरलैंड का हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड बटे हुए हैं, उस समय बटे हुए नहीं थे, तो आयरलैंड से ये आई हुई थी और इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखा। चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आई थी ये, तो इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखा। 1893 में भारत आई थी, आपको याद रखना है। 1893 में ये भारत आई। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एनी बेसेंट कब आई, तो 1893 में भारत आई और इन्होंने भारतीयों की दुर्दशा को देखा और भारतीयों की दुर्दशा को देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों के साथ बड़ा गलत कर रही है ना। बताइए, तो अंग्रेज लोग बोर्ड टांग देता था, है ना, कि ब्लैक मैन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि काला आदमी और कुत्ता यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है जहाँ उनका पार्टी होते रहता है। बताइए, इस तरह से अंग्रेज लोग यहाँ पर किया करता था, बाहर में बोर्ड टांग देता था। अभी सोच लीजिए कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति प्रवेश कर जाए, अरे हम लोग काले का गिनती में ना आएंगे, हम लोग थोड़ी ना बेन स्टॉक्स के जैसा दिख रहे हैं, एकदम चरक चरक, हम लोग तो काले का ना गिनती में आएंगे। सांवला उला नहीं होता है कोई कलर काला होता है चाहे तो गोरा होता है ना, काले की गिनती में आएंगे। बाहर में टांग देता था ब्लैक मैन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि कुत्तों और काले आदमियों का आना मना है यहाँ, यानी कुत्ता के बराबर भारतीयों को समझता था। और अगर कोई घुस गया गलती से, है ना, तो फिर उसका दंड क्या है सब भगवान ने जाने, बड्डी मार मारता था, मैल छोड़ा देता था एकदम बगैर नहिले।
समझिए इस बात को, है ना। तो भारतीयों की दुर्दशा को जब इन्होंने देखा तो भारतीयों की दुर्दशा को देखते हुए कांग्रेस के साथ जुड़ी कि नहीं, मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूंगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ सहयोग करूंगी, है ना। और इसीलिए इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया, समाचार पत्रों का। और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। ये दोनों आपको याद रखना है और बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका से इसको नोट्स बनाते चलना है। हम नोट्स भेजेंगे भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिखावट के लिए बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया। 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाया बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, और एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस के जो 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, वो मिले थे 1916 में, आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एनी बेसेंट के बारे में एक चीज़ और नहीं लिखा गया, एनी बेसेंट जो थे वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थी। 1875 में यह स्थापित हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के ये सदस्य थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक तरह से सामाजिक सुधार करता था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, है ना। चेन्नई के अडियार में, तमिलनाडु के अडियार में इसका मुख्यालय है आज भी दोस्तों, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में विशेष तौर पर हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे विभिन्न संस्थाओं के बारे में जो समाज सुधार के प्रति लगी हुई थी, सत्यशोधक समाज या तो फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय करेंगे। 1875 में स्थापित था ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसके सदस्य भी एनी बेसेंट बनी थी 1916 में। आपको बहुत अच्छा से याद रखना है ना। देखिएगा, इन्होंने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। पॉइंट टू बी नोटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने बनारस में की। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। अब देखिए, आगे हम पढ़ाएंगे मदन मोहन मालवीय के बारे में। ये एक कॉलेज था एनी बेसेंट के द्वारा जो स्थापित हुआ था 1898 में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, है ना। लेकिन धीरे धीरे 1916 तक आते आते मदन मोहन मालवीय ने इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को परिवर्तित कर दिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो आज का BHU है दोस्तों, काशी विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं आप, है ना। इसीलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बनारस का था उसके संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। लेकिन जैसा ही पूछे आपको कि BHU के संस्थापक कौन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, काशी विश्वविद्यालय के, तो वो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे, महामना हो जाएंगे। जब हम मदन मोहन मालवीय अभी कुछ ही देर में पढ़ाएंगे तो काशी विश्वविद्यालय के बारे में या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आपसे बेहतरीन चर्चा करेंगे। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसको बाद में परिवर्तित किया जाएगा किसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में, BHU के रूप में परिवर्तित किया जाएगा दोस्तों, है ना। 1916 में देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये परिवर्तित हो गया मालवीय के प्रयासों के द्वारा। आपको याद रखना है। एनी बेसेंट के बारे में आप बेहतरीन तरीका से याद रखें। जो महत्वपूर्ण बातें बन सकती थी, जैसे कि समाचार पत्रों का संपादन, ये बड़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का संपादन किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने किया था। अब आइए मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले। इनकी उपाधि महामना की है। महामना का अर्थ होता है महामानव। क्यों इनको महामानव कहा जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा बड़ा अच्छा से। इन्होंने 1915 में हिंदू महासभा नामक संस्थान का गठन किया था, संस्था का गठन किया था, हिंदू महासभा। याद रखिएगा, हिंदू महासभा का संगठन इन्होंने ही किया, जो आज तिरंगा झंडा लेके दौड़ले चलता है कि नहीं राम का रक्षा हम करेंगे, राम का रक्षा हम करेंगे, है ना। जमीन पर बैठा हुआ छोटा सा पिल्लू परमात्मा का रक्षा करेगा, है ना। उसी हिंदू महासभा का इन्होंने स्थापना किया था 1916 में, है ना। 1916 में स्थापित किया। अब देखिए, इन्होंने एक और बेहतरीन काम क्या किया। अब आइए थोड़ा सा, इन्हीं को संस्थापक माना जाता है BHU का दोस्तों, क्योंकि देखिए 1898 में जिस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने उसको परिवर्तित कर दिया अपने प्रयासों से BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अब देखिए कि क्या है इसमें, ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, एंट्रेंस का एग्जाम लेता है, इसको प्रवेश लेना इसमें मुश्किल है आदमी को, है ना। अब समझिए कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित कैसे हुआ। कहा जाता है कि दान में मांगे हुए पैसे से इसका स्थापना हुआ। सोच लीजिए, मदन मोहन मालवीय सबके पास भिक्षा मांगने जाते कि हमको भिक्षा दे दीजिए। ये नहीं कि भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, हमको दान में कुछ पैसा दीजिए, हमको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना करना, BHU का स्थापना करना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को BHU में परिवर्तित करना है। महात्मा गांधी के पास भी एक बार चले गए। मदन मोहन मालवीय ऐसे व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी से पैसा निकलवाने में सक्षम रह गए। सोच लीजिए कितने खंजड़ आदमी थे, है ना। समझिए इस बात को,
है ना, महात्मा गांधी के पास चले गए। ये कथा है, एक तरह से कहानी है कि महात्मा गांधी के पास चले गए और महात्मा गांधी के पास जाने के बाद बोलते क्या है कि बापू महात्मा जी हमको पैसा चाहिए, आप कुछ हो दान कर दीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना करना है हमको, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को परिवर्तित करना है। महात्मा गांधी बोले तो हमारे पास तो पॉकेटे नहीं है, तो पैसा कहाँ से रहेगा एक धोती लेते हैं, आधा ऊपरे लपेटते हैं, आधा नीचे लपेटते हैं, पॉकेटे नहीं है तो पैसा कहाँ से रहेगा, है ना। मदन मोहन मालवीय बोले कि देखिए झूठ मत बोलिए, पैसा आपके पास है आप कुछ दान में दे दीजिए, है ना। तो महात्मा गांधी ने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कुछ दान में दिया था दोस्तों, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दान में दिए गए पैसे से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ। सोच लीजिए, भिक्षाटन करके बनाया गया ये यूनिवर्सिटी है जिसमें प्रवेश लेने के लिए आज एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये हमारे भारत की कला थी, ये हमारे भारत का दृढ़ निश्चय था, समझिए इस बात को, है ना। इन्होंने भी 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, लीडर और अभ्युदय। आपको याद रखना है, विश्व हिंदू परिषद हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में इन्होंने ही की, और लीडर और अभ्युदय नामक समाचार पत्र की संपादन भी इन्होंने ही किया दोस्तों। आपको बेहतर तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब अगले के बारे में पढ़ेंगे, ए.ओ. ह्यूम के बारे में। ए.ओ. ह्यूम, इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब देखिए ये क्या थे, ये रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी। और रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी होने के कारण इनके दिल में बड़ा एक तरह से करुणा थी, एक तरह से बड़ा दया था इनके दिल में, और यही दया दोस्तों, है ना, बदल गया भारतीयों के प्रति सम्मान में। और इन्हीं का विचार था कि एक ऐसे पार्टी की स्थापना हो जो पार्टीगत, एक तरह से आप अकेले अगर कीजिएगा ना कोई भी आंदोलन, तो वो आंदोलन बहुत जल्दी सफल नहीं होता है ना। और वही अगर पार्टी बना के कीजिएगा, किसी के बैनर के तले कीजिएगा, तो वो पार्टी के तहत वो आंदोलन सफल हो जाता है। और इन्होंने ये कहा था, भारतीयों को ये बोला था कि यार तुम लोग जो अलग अलग आंदोलन कर रहा है, एक पार्टी बनाओ और उस पार्टी के छत्र छाया में सबको आ जाओ और इस पार्टी का निर्माण करते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपनी मांगों के लिए लड़ो। इसीलिए कांग्रेस का संस्थापक भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे दोस्तों, आपको याद रखना। रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे जो शिमला में रहा करते थे, इसीलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, या शिमला का संत भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। इनको हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत भी कहा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक और कांग्रेस के प्रथम महासचिव थे। इनका संबंध स्कॉटलैंड से था, आपको याद रखना है। उसी इंग्लैंड वाले पोर्शन में ही स्कॉटलैंड आता है, आपको याद रखना है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इधर उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड है। ये 5 देशों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम होता है, जिसकी रानी होती है ब्रिटेन की रानी, है ना। बड़ा अच्छा से कभी भूगोल पढ़ाएंगे, विश्व भूगोल, तो बड़ा अच्छा से उसको समझाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए, है ना। शिमला में ये राजस्व पदाधिकारी के तौर पर वहाँ पर थे, लेकिन रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया, और कांग्रेस के संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है, और कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी यही थे दोस्तों। 1885 से 1905 तक लगभग 20 साल तक ये लगातार कांग्रेस के महासचिव रहे, है ना। ये सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले कांग्रेस के महासचिव थे। देखिए इनकी जीवनी या आत्मकथा को विलियम बेडरमन ने लिखा है। अब विलियम बेडरमन भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे कुछ दिन, या तो फिर मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ा रखा है कि किस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, वहाँ पर आप जाकर देखें। ये दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यदि आपको लगता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष अंग्रेज क्यों रहेगा, तो आप जाके देखिए कि कांग्रेस में लगभग 4 अंग्रेज अध्यक्ष रहे, और वो चारों अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो हम चर्चा किए हैं, वहाँ पर आप जाके वीडियोस में देख सकते हैं। इन्होंने एक समाचार पत्र का संपादन भी किया जिसका नाम था पब्लिक फ्रेंड। सोच लीजिए, नाम भी देखिए चुन के रखता है पब्लिक फ्रेंड, यानी कि ये आपके मित्र है, आपका मित्र है, पब्लिक का मित्र है ये, है ना। पब्लिक फ्रेंड नामक समाचार पत्र का संपादन किया। कांग्रेस का संस्थापक ही नहीं कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इन चारों नेताओं से जुड़े हुए थे। आगे भी और सारे नेता हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बड़ा विस्तृत तरीक़ा से पढ़ना है, उन्होंने क्या क्या काम किया और किस किस प्रकार से वो रहे, सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे वो, है ना। क्या क्या काम किया, किस प्रकार से उन्होंने राजनीति को संभाला, प्रथम प्रधानमंत्री बने, किस प्रकार से उन्होंने दामोदर घाटी निगम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्थापित किया अपने शासनकाल में दोस्तों, है ना। ये सब के बारे में हम जानेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। धन्यवाद।